क्या कोई व्यक्ति राइफल से खुद के सीने में गोली मार सकता है? जी हाँ, ये सवाल हमारा नहीं, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट का है। और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से यही सवाल पूछा है कि क्या कोई व्यक्ति खुद से राइफल के जरिए अपने सीने में गोली मारकर अपनी जान दे सकता है। दरअसल आपको बता दें कि एक आत्महत्या का केस है। इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और जब मामले की सुनवाई कोर्ट में हो रही थी तो ये बताया गया कि युवक ने राइफल से आत्महत्या कर दी। उसके बाद से कोर्ट का भी दिमाग चकरा गया। सुप्रीम कोर्ट के जज भी सोचने लग गए कि साहब, कैसे कोई व्यक्ति राइफल के जरिए अपनी ही जान ले सकता है, वो भी सीने में गोली मार सकता है, जबकि राइफल की लंबाई आप सभी को पता है। दरअसल आपको बता दें कि अब इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जज मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ कर रही थी। और इसी दौरान जब पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के मन में एक सवाल आया। उन्होंने कहा कि भाई, हमारी समझ से तो परे है कि क्या कोई व्यक्ति राइफल के जरिए खुद से अपने सीने में वो गोली मार सकता है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले पर यह टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, वो आपको बताते हैं। उसके बाद से आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी समझ से क्या कोई व्यक्ति राइफल से खुद को सीने में गोली मार सकता है, इसकी जांच जरूरी है। ऐसी परिस्थितियों में हम राज्य सरकार से एक हलफनामा दाखिल करने की मांग करना उचित समझते हैं कि क्या जांच एजेंसी ने हत्या की आशंका सहित मामले के सभी पहलुओं की जांच की है। अभियोजन पक्ष के मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक ने राइफल से खुद को सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इस दृष्टिकोण से हाई कोर्ट ने एक आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अग्रिम जमानत दी थी। जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तो अभियोजन पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी गई, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर पूछा है कि भाई, क्या राइफल से खुद के सीने में गोली मारा जा सकता है। और मध्य प्रदेश सरकार को बोला है कि आप लोग इस पर रिसर्च करिए और हमें जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकार पर जो हलफनामा के लिए बात कही है, इसके अलावा मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी मांग की है और जांच के दौरान एकत्रित सामग्री की भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरा डिटेल मांगा है। हलफनामे में राइफल की जब्ती और लंबाई के बारे में भी विवरण मांगा गया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट जब आगे मामले की सुनवाई करे तो वो पता चल पाए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है, वो भी हम आपको विस्तार से बताते हैं और क्यों ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और क्यों सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मसले पर इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ गई। दरअसल यह मामला याचिकाकर्ता के बेटे, जिसकी उम्र 17 साल बताई गई है, उससे संबंधित है, जिसने भोपाल स्थित एक अकादमी में शॉटगन शूटिंग ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला लिया था। उसके और आरोपी के बीच, यानी जो आरोपी है उसके बीच विवाद हो जाता है, क्योंकि आरोपी ने उस युवक पर 40,000 रुपए चुराने का आरोप लगाया। आरोपों के मुताबिक आरोपी और अकादमी के अन्य छात्रों ने याचिकाकर्ता के बेटे को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए धमकाया। उन्होंने उसका फोन छीन लिया, उसकी पिटाई भी की। इस दुर्व्यवहार से निराश और दबाव वो झेलने में असमर्थ रहा, जिसके बाद से याचिकाकर्ता के बेटे ने अपनी जान ले ली। हालांकि इस घटना से पहले मृतक ने अपने एक दोस्त और अपनी बहन को बताया था कि वह आत्महत्या करने वाला है। उसने अपने दोस्त के पास एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें अकादमी के छात्रों, यानी 2 छात्रों को आरोपी बताया गया था, दोषी ठहराया गया था। और लगभग जब ये पूरा मामला सुर्खियों में आता है, उसके बाद से 1 महीने के बाद बीएनएस की धारा 107 के तहत केस दर्ज किया जाता है, यानी एफआईआर दर्ज होती है। पहले तो आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी थी, लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचता है तो हाईकोर्ट से आरोपी को राहत मिल जाती है। लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट से आरोपी को राहत मिलती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी और बताया कि हाईकोर्ट ने न केवल उसके बेटे की आत्महत्या की घटना को महत्वहीन बताया, बल्कि मृतक पर दबाव न झेल पाने का भी आरोप लगाया। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई हैं और ये भी कहा गया कि अभियुक्तों के कृत्यों का बचाव किया तो हाईकोर्ट पर ही ये गंभीर आरोप लगा दिया। और साथ ही यह भी दावा किया कि हाईकोर्ट ने मृतक की उम्र 18 वर्ष मानने में गलती की, जबकि जिस समय उस युवक की, यानी याचिकाकर्ता के बेटे की मौत हुई थी, उस समय उसकी उम्र 17 साल थी। और ये भी बताया है कि इसलिए नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर अपराध बनता है। जी हाँ, आत्महत्या के उकसाने के लिए अपराध तो गंभीर है ही, लेकिन नाबालिग को उकसाने के लिए यह अपराध और भी गंभीर बन जाता है। और याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया है कि आरोपी एक प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखता है और इसीलिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है,
क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी तक वो जांच में शामिल नहीं हुआ है। तो ये पूरा मामला था और जब सत्र न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होती है आरोपी की, उसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचता है और हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल जाती है और हाईकोर्ट में कई सारी बातों का जिक्र होता है जिससे याचिकाकर्ता आहत हो जाता है और वो पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट में ये आरोप लगाता है कि भाई उसके बेटे ने अपनी जान दी है और जिन लोगों ने उसे उकसाया है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि अब यहाँ एक और पहलू है कि क्या पुलिस को हत्या के एंगल से भी जांच करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इशारों इशारों में ये पूछ भी लिया है, क्योंकि सवाल अपने आप में यही बड़ा था कि क्या राइफल से खुद के सीने में गोली मारी जा सकती है, यानी कहीं न कहीं उस आत्महत्या पर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए हैं, सवालिया निशान लगा दिया है और अब गेंद मध्य प्रदेश सरकार के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत घटनास्थल से जो भी जांच सामग्री पाई गई थी उसका पूरा डिटेल मांगा है और इस पूरे मामले पर जब आगे सुनवाई होगी तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ तर्क मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश किए जाते हैं।